हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो अगर आप इसकी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। इसको हम ग्रुप ऑफ सेल मान सकते हैं, ठीक है। और इन सेल्स का क्या काम होता है? सिंथेसाइज सिंथेसाइज सब्सटेंसेस। और ये कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। तो जब ये केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं तो ये केमिकल सब्सटेंस या तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है, और या फिर ये सब्सटेंस बॉडी की किसी कैविटी में, बॉडी कैविटी में रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में काफी सारी कैविटीज या खाली स्पेस जिसे कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो ये सब्सटेंस या तो हमारी बॉडी की कैविटी में रिलीज होते हैं या हमारी बॉडी के सरफेस पे रिलीज होते हैं, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सरफेस पे रिलीज होते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस है या तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं या बॉडी की कैविटी में रिलीज होते हैं या बॉडी के सरफेस पे रिलीज होते हैं। तो ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या हुई? ग्लैंड्स की डेफिनेशन है these are group of cells present in animal which synthesize substances and these substances ultimately released in bloodstream, body cavity or outside of the body or surface of the body. Glands होते हैं दो तरह के, one is endocrine gland, endocrine, and other one is exocrine gland, exocrine gland। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जो सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं वो जाते हैं अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में, वो रिलीज होते हैं। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है? ये बहुत सारे फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल हार्मोन जितने भी प्रोड्यूस होते हैं इनके थ्रू होते हैं। बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में इनका बहुत रोल होता है। तो ग्लैंड्स की डेफिनेशन आपको बता दी। और ग्लैंड्स कितने दो तरह के होते हैं? दो तरह के, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में से जो भी सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो भी सब्सटेंस रिलीज होता है वो बॉडी की कैविटी या बॉडी की सरफेस में जाता है। इसके आपको एग्जांपल बताता हूं। तो आपकी आंखों में से जो आंसू आता है वो सब आंसू एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। इसमें आपके एक डक्ट प्रेजेंट होते हैं, डक्ट होते हैं जिसमें एक खाली स्पेस बनी होती है, मतलब एक होल होता है और उस होल में से सब्सटेंस रिलीज होते हैं। जैसे हमारी आंखों में यहाँ पे डक्ट बना होता है तो हमारी आंखों से टीयर्स निकलते हैं। हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारा जो सलाइवा निकलता है दैट इज आल्सो सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा एंडोक्राइन ग्लैंड का और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो हमारी बॉडी की कैविटी में जाते हैं या हमारी बॉडी के सरफेस पे रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक आपको और एग्जांपल बताता हूँ, हमारे निप्पल्स। हमारे आपने देखा होगा मदर्स के, लेडीज के निप्पल में से मिल्क निकलता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको ग्लैंड्स का समझ आ चुका है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में उसे कहते हैं हार्मोन्स, हॉर्मोन्स। सो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। और ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन्स जाते हैं टारगेट ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन्स में। जब ये टारगेट ऑर्गन को एक्टिवेट कर देते हैं ये हार्मोन्स तो ये टारगेट ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं उसे कहते हैं हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम इसको लेकर जाती है टारगेट ऑर्गन पे
और ये हार्मोन्स उस टारगेट ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो टारगेट ऑर्गन फंक्शन करता है। तो ये हुई हार्मोन्स की डेफिनेशन। तो हार्मोन्स को एक तरह का हम केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो ये एक मैसेज लेके जाता है कि उस टारगेट ऑर्गन को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है और कौन से उसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स कितनी तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या फंक्शन है और एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या फंक्शन है, और एंडोक्राइन ग्लैंड में से ही जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। अब हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कितनी तरह के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी के तरह के हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है। अब हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ब्रेन एरिया की बात करूँ तो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है एंड पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं कि ग्लैंड कहाँ कहाँ और कौन से प्रेजेंट है। तो ब्रेन रीजन में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड। अगर मैं नेक की बात करूं तो नेक में हमारे होता है थायराइड, थायराइड के जस्ट नीचे होता है पैराथायराइड, और जहां पर हमारी ट्रैकिया शुरू हो जाती है वहां पर होता है थाइमस, ठीक है। ब्रेन में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पाइनियल, नेक एंड चेस्ट में थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस, एंड किडनी में, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारी दो किडनियां हैं। तो एक ही किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उसका नाम दिया हुआ है एड्रीनलिन ग्लैंड, ठीक है। उसमें से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं मेल की बात करूं, आदमियों में, पुरुषों में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और लेडीज के केस में ओवरीज प्रेजेंट होती है और उसमें ओस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो हर ग्लैंड में से तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हम उन्हीं हार्मोन्स पे फोकस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्रीनलिन हार्मोन्स के बारे में। एड्रीनलिन हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट ये सिचुएशन होती है, 3F याद रखने हैं। फाइट जब आप लड़ाई करने वाले हो, फ्लाइट जब आप उड़ते हो कहीं, या फ्राइट जब आप एकदम डर जाते हो। तो उन तीनों सिचुएशन में आपका एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है एड्रीनल ग्लैंड से, और जैसे ये हार्मोन निकलेगा ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड्स में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम से ये जाता है टारगेट ऑर्गन में, और इसका टारगेट ऑर्गन है हार्ट। हार्ट पर जैसे ही ये पहुंचेगा तो ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। अब हार्ट अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। हार्ट में कौन कौन सा एक्शन होगा, ये हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज हार्ट रेट। जब आप डर जाते हो तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, तो सेम सिचुएशन है। जब आप किसी से लड़ रहे होते हो तब भी आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती है। तो ये सिचुएशन होती है कि आपकी हार्ट इंक्रीज हार्ट बीट, मतलब आपकी हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है ये एड्रेनलिन हार्मोन। और जब आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो हार्ट उतनी जल्दी ब्लड को पंप करेगा आपकी बॉडी में, और ये ब्लड पंप होके आपके मसल्स तक जाएगा, बॉडी के मसल्स तक। तो आपको इन सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेगा। अगर आपकी फाइट हो रही है तो आप लड़ाई करोगे, उस केस में आपके मसल्स को ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो फाइट, फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। टारगेट ऑर्गन है इसका हार्ट, और हार्ट बीट इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, और ब्लड का जो अल्टीमेट फ्लो है वो मसल की तरफ इंक्रीज होता है। और बॉडी में ब्लड फ्लो कहाँ की तरफ डिक्रीज होता है, स्किन की तरफ। स्किन की तरफ जितना भी ब्लड फ्लो होता है, छोटी छोटी आर्टरीज जो स्किन की तरफ ब्लड को लेके जाती है, उनका ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस समय स्किन को नहीं, आपकी स्किन को ब्लड की जरूरत नहीं होती, आपकी मसल्स को जरूरत होती है ब्लड की। और डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो जितना भी खाना पचाने वाला काम उस टाइम के लिए बंद हो जाता है। आपने एकदम देखा होगा जब आप डर जाते हो तो आपकी पेट की मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम
के जो ऑर्गन है उसमें भी ब्लड फ्लो का जो रेट है कम हो जाता है, और ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। आपकी सांसें तेज चलती है, जब आप डर जाते हो सांसें तेज चलती है, या आप लड़ाई कर रहे होते हो तो भी आपकी सांसें तेज चल रही होती हैं, तो आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एड्रीनलिन ग्लैंड एड्रीनलिन हार्मोन निकालती है। टारगेट ऑर्गन है इसका हार्ट, और हार्ट की बीट को इंक्रीज करती है, जिससे कि ब्लड का फ्लो मसल की तरफ होता है। और ब्लड का फ्लो कहाँ डिक्रीज होता है? स्किन में, डाइजेस्टिव ऑर्गन में, और इसमें ब्रीदिंग रेट भी आपका इंक्रीज होता है। तो ये है एड्रीनलिन ग्लैंड के बारे में। अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, और थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कभी आपने सोचा है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, उसमें कहा जाता है क्या आपके नमक में आयोडीन है, क्या आपका जो नमक है वो आयोडाइज्ड है? ऐसा क्यों कहा जाता है? जो आयोडीन होता है ना, जो आयोडीन होता है वो रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस के लिए, थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए। तो जो आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिसीज होती है। गोइटर होता है स्वोलन नेक। आपकी जो नेक है वो फूल जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। पहले जमाने में बहुत ये डिसीज होती थी, लेकिन आज के टाइम में कम हो चुकी है क्योंकि आयोडाइज साल्ट बन चुका है। लेकिन अगर अभी भी आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहां पर कुछ लोगों को ये गोइटर डिसीज होती है। पहाड़ी इलाकों में मैंने क्यों कहा? जो भी समंदर के पास वाले एरिया में रहते हैं तो समंदर के पानी में तो काफी नमक होता है, तो उनको ये डिसीज नहीं होती। लेकिन जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनको आयोडाइज्ड साल्ट नहीं मिल पाता, तो इसलिए उनको गोइटर डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस केस में उनकी जो नेक है वो फूल जाती है। तो आज के टाइम में ये डिसीज नहीं होती, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ये काफ़ी हुआ करती थी। सो थायराइड ग्लैंड बनाता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है आयोडीन, और थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। या आप ये भी कह सकते हो आपके खाने में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिससे गोइटर डिसीज हो जाएगी। थायरोक्सिन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रोथ हार्मोन? क्योंकि ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को। तो थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को, और जब इनकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है तो हमारी बॉडी का बैलेंस रखता है ड्यूरिंग आवर ग्रोथ। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक और हार्मोन पाया जाता है जो कि ग्रोथ हार्मोन का रोल प्ले करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से, डी मैंने लिखा हुआ है डेफिशिएंसी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से डवार्फिज्म हो सकता है। डवार्फिज्म क्या होता है? शॉर्ट हाइट। मतलब अगर आप ये वाला हार्मोन नहीं निकला पिट्यूटरी ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला, तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, और छोटी हाइट को हम कहते हैं डवार्फिज्म। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, जब भी हम 10 से 12 साल की एज में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के, कुछ लड़कों की मूछें निकलने शुरू हो जाती हैं, कुछ के बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में काफ़ी फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हमारी अपीयरेंस में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हमारी आवाज़ भी थोड़ी मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब काम करते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो मेल में जो हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टिस से निकलते हैं, और टेस्टिस से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, और फीमेल में ओवरीज से निकलते हैं। तो ओ से याद रखो, ओस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहते हैं इसको। तो ओवरीज से निकलते हैं एस्ट्रोजन। तो इनका क्या काम है? हमारी बॉडी को एक फिजिकल अपीयरेंस देगा। आपने सुना होगा डायबिटीज की डिसीज के बारे में।
डायबिटीज डिसीज में क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है ना, ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है। तो हमारी पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें डायबिटीज होता है। इसलिए कई बार जब इंसुलिन नहीं निकलता हमारी बॉडी से, तो आप मार्केट में जाके इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, क्योंकि उस केस में आपका शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और उससे तरह तरह की बीमारियां निकलनी शुरू हो जाती है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ यहीं तक है हार्मोन्स के बारे में। इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम इतने ही हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है आपकी बुक में, फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होते हैं? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, उसके बाद वेटर आता है, वो कहता है कि सर एक फीडबैक दे दीजिए कि खाना अच्छा था या बुरा था। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन निकल रहे हैं, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे तो भी हमारी बॉडी को कोई ना कोई डिसीज हो जाएगी। अगर ये कम अमाउंट में निकलेंगे तो भी हमारी बॉडी को कोई ना कोई डिसीज हो जाएगी। तो इनका जो निकलना है वो पूरा डिसाइडेड होता है कि किस टाइम पे ये निकलेंगे और कितनी क्वांटिटी में निकलेंगे। तो इनका टाइम, किस टाइम में निकलना और कितनी क्वांटिटी में निकलना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है। जैसे मैं ये केस ले लेता हूँ पैनक्रियास का। जैसे ही हमारे ब्लड में अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो पैनक्रियास हमारा डिटेक्ट करेगा कि शुगर का लेवल इंक्रीज हो चुका है ब्लड में। और जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करेगा? इस शुगर को ब्रेक डाउन करेगा, हेल्प करेगा इसकी मेटाबॉलिज्म में। तो ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है, कि शुगर ने, जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट इंक्रीज हुआ, वैसे ही एक सिग्नल गया पैनक्रियास को और पैनक्रियास ने इंसुलिन का सिक्रीशन किया। ऐसे ही अगर हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट मान लीजिए डिक्रीज हो जाता है तो सिग्नल चला जाता है पैनक्रियास को और पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन को बनाना बंद कर देगा। तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ग्लैंड्स को कि अब तो ये वाला हार्मोन बना और अब ये वाला हार्मोन नहीं बना। तो यहाँ पे हम अपना हार्मोन्स वाला टॉपिक फिनिश करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो गाइस, अब मैं आपको इस वीडियो के नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ।